Hello student, welcome to the MCQ series of IR Academy. This is our fifth chapter, biomolecules. So our first question is, a carbohydrate which cannot be hydrolyzed to simpler compound called. उस कार्बोहाइड्रेट को जो जिसको हम सिंपलर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। सिंपल यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जिसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होती है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। इनमें से कौन सा पेयर हमारे फूड का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जरूरी हमारे फूड के अंदर होना चाहिए। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि एसेंशियल होने चाहिए हमारे फूड के अंदर। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। राइप मैंगो कंटेन्स, राइप मैंगो के अंदर क्या होता है, राइप ग्रेप्स के अंदर, सॉरी, राइप ग्रेप्स कंटेन, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है ग्लूकोज। ठीक है, राइप ग्रेन के अंदर ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट ग्लूकोज। ग्लूकोज इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लूकोज के अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन भी यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 2 3 है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी आगे इसके स्ट्रक्चर्स पर हम आएंगे ग्लूकोज के। Which of the following reaction of glucose can be explained only by its cyclic structure? इनमें से कौन सी रिएक्शन को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज की जो ये पेंटा एसीटेट है वो रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जब वो साइक्लिक होगा, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ सी एच ओ ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक के अंदर सी एच ओ ग्रुप नहीं होगा, इसकी वजह से पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो ये रिएक्शन है इसका क्वेश्चन का आंसर, जो कि हम ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट टेम्परेचर बीटा फॉर्म द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें टेम्परेचर बताना है। तो ग्लूकोज का जो बीटा फॉर्म का ग्लूकोज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको याद रखना है 423 केल्विन। तो इसके अंदर हम किस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के किस टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइजेशन होता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का, तो वो टेम्परेचर है 371 केल्विन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो ग्लूकोज का एल्डोल हेक्सोस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एल्डोल हेक्सोल होता है, इसके अंदर एल्डोल ग्रुप होता है और नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं और एक कीटोन ग्रुप होता है, इसकी वजह से कीटोज लगा हुआ है। देन ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये एन हेक्सेन बना लेता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ग्लूकोज को अगर हम हीट करेंगे C6H12 O6 को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो C6H14, ठीक है, हेक्सेन फॉर्म कर लेगा एन हेक्सेन C6H14। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानेस फॉर्म, ये फ्यूरानेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये फ्यूरानोस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पायरानोस फॉर्म में। बाकी इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नोट ट्रू स्टेटमेंट बतानी तो ऑप्शन सी जो है वो नोट ट्रू है। चूज द स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज, हमें इसका स्ट्रक्चर इसमें से चूज करना है। तो इस साइन का क्या मतलब है, डी माइनस फ्रक्टोज का क्या मतलब है, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, मतलब जो अल्कोहल लोवेस्ट सिमेट्री OH ग्रुप होगा, लोवेस्ट एसिमेट्री
हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड पर होगा। तो इनमें से हम देखें यहाँ पर, ये राइट साइड पर है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड यील्ड एन ऑक्साइम। ये स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम फॉर्म कर रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी। ऑक्साइम का स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो डी प्लस ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, सी एच ओ देन सी एच टू ओ एच, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसको अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करवाऊं NH2OH, तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, CH NOH CH2OH, बाकी सेम रहेगा और इसका नाम होगा ग्लाइकोऑक्साइड। तो बनने वाला स्ट्रक्चर ये होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। द गिवन रिएक्शन कंफर्म, ये गिवन रिएक्शन जो है क्या कंफर्म करती है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 5 hydroxy group attached to different carbon atom, all 6 carbon atom are linked in a straight chain, the presence of carbonyl group in glucose। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोसाइनिन से रिएक्ट कर रहा है। और किसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और रिएक्शन होने के बाद ये हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन अटैच होकर हाइड्रोक्सी फॉर्म कर लेता है और CN साइनाइड ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। डी ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन बुक में गिवन भी है। डी ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CHO देन CHOH, ऐसे 4 कार्बन की चेन है एंड लास्ट CH2OH। इसको ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, CHOH 4 CH2OH। इसका नाम होगा ग्लूकोनोइक एसिड। तो ग्लूकोनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पर ये दोनों ही इस अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो कि नहीं होता। ये वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, खाली ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेम द प्रोडक्ट which is formed by oxidation of glucose। एंड ग्लूकोनोइक एसिड विद नाइट्रिक एसिड। हमें प्रोडक्ट का नाम बताना है जो फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनोइक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैकराइक एसिड। इसकी अगर मैं रिएक्शन बताऊं आपको, तो फिर से ग्लूकोज CHOH और CH2OH, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो दोनों ही अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, CHOH 4। ठीक है, ये है सैक्रिक एसिड। सेम ऐसे ही ग्लूकोनोइक एसिड का भी, जब हम अभी लास्ट स्लाइड में हमने ग्लूकोनोइक एसिड बनाया था CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी यही सैक्राइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, CHOH 4। तो सैक्रिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द मोलिक्यूल इज गिवन एज। जो भी इस मोलिक्यूल के अंदर स्पेटियल अरेंजमेंट प्रोवाइड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका नाम बताना है। तो ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उससे हम देख के बता सकते हैं। इसमें दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब ये सैक्रिक एसिड है। इसमें एक है, मतलब ये ग्लूकोनोइक एसिड है और ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज ग्लूकोनोइक एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोनोइक एसिड एंड सैक्रिक एसिड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेम द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड।
नेम द रिएक्शन एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कंडीशन बताने जिससे कि ये रिएक्शन कैरी आउट हम कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन अभी हमने करी थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, अगर हम प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एन हेक्सेन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछा हुआ है। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वस वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ इनुलिन। तो इनुलिन जो है, इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे एक्वस वाटर के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म होगा। तो इनुलिन क्या होता है, इनुलिन का केमिकल फॉर्मूला होगा C6H10O5। ठीक है, ऐसे ही कई सारे पॉलीहाइड्रो की चेन होते हैं, जितने होंगे उतने ही वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट करेंगे, तो वहां से हमें फ्रक्टोज मिलेगा C6H12O6 फ्रक्टोज। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इसका आंसर होगा फ्रक्टोज, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट इनमें से कौन सा पेयर देता है। तो जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सारे टोलेंस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो ग्लूकोज के अंदर होता है एक तो एल्डिहाइड, ठीक है, जो रिड्यूस हो जाएगा टोलेंस रिएजेंट की वजह से। ऐसे ही एंड फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये कीटोन ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोन ग्रुप होता है, ये फ्रक्टोज रीअरेंजमेंट होने के बाद ग्लूकोज बना सकता है। ठीक है, और अगर ग्लूकोज बना दिया तो टोलेंस रिएजेंट के साथ वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ गिव, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ गिव टोलेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट। हाउ मैनी नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम द एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पे कितने नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो n-1 नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल रिमूव होते हैं कितने, n अमीनो एसिड में से। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम अगर n अमीनो एसिड है तो n-1 पेप्टाइड वाटर मोलिक्यूल रिमूव होंगे, तो n-1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन की एक बार हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। अमीनो एसिड की अगर हम रिएक्शन देखें तो NH2CHR COOH प्लस NH2CHCOOH। ठीक है, ये दो अमीनो एसिड है, जब हम इनको पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक कराएंगे तो यहाँ से ये H2 एंड दिस इज, यहाँ से ये दोनों जो है, या तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं इन दोनों को, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, NH2CHR CONH, यहाँ से CO बचा है OH, यहाँ से निकल गया, और एक यहाँ से H निकल गया। ठीक इसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है। जब ये 2 थे तो वहां से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकला है। ठीक है, अगर ये N है तो N-1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। NH देन CHR-COO, फिर आगे ऐसी फर्दर चैन बनती जाएगी। ठीक है, तो N होंगे तो N-1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tripeptide is decomposed equally of L-tyrosine, L-glycine, L-valine, one molecule of each. How many number of peptide can be obtained? कितने पेप्टाइड ऑब्टेन होंगे जब हम कंपोज्ड ऑफ इक्वली, अ ट्राइपेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ इक्वली, एक ट्राइपेप्टाइड के अंदर ये एल ट्राइसिन, एल ग्लाइसिन एंड एल वेलाइन इक्वली है। ठीक है, वन मोलिक्यूल ऑफ इच, तीनों का एक एक मोलिक्यूल है, तो कितने ट्राइपेप्टाइड ऑब्टेन होंगे इन सभी से। मतलब ये तीन है, इनकी हम रीअरेंजमेंट करके कितने ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं। तो अगर मैं ट्रायोसिन को TRY लिखूं, देन ग्लाइसिन को GLY लिखूं एंड वेलिडेन को VAL लिखूं, तो इनकी हम रीअरेंजमेंट करके कितने बना सकते हैं। तो हम टोटल 6 नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो ऑप्शन होगा 6। आपको बस इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। पहले आगे ट्राइसिन ही रखना है, एंड देन ग्लाइसिन था तो वेलाइन हो जाएगा, फिर ग्लाइसिन हो जाएगा, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है। तो जब हम एक को फिक्स करेंगे तो दो बनेंगे, ऐसे ही अगर मैं ग्लूकोज को फ्रंट पे फिक्स कर देता हूँ तो दो बनेंगे, ऐसे ही वेलाइन को फ्रंट पे फिक्स कर देता हूँ वहां से भी दो बनेंगे। 2 4 6, ऑप्शन 6 होगा इसका। विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है इनमें से? तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, इसके बराबर में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर है? ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप नहीं दिखा सकता। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड? ट्राईपेप्टाइड की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनमें से कौन सी? यहाँ पे क्या क्या ऐड किया हुआ है? एलेनाइन, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन, इनको ऐड किया हुआ है इन पेप्टाइड को, और बताना है। तो अगर मैं इनका स्ट्रक्चर लिखूं, पहले एलेनाइन का स्ट्रक्चर लिखूंगा, फिर ग्लाइसिन का, एंड फिर दोबारा एलेनाइन का, और फिर मैं इनको पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करके दिखा दूंगा आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ये है एलेनाइन एंड इसको थोड़ा सा ठीक बनाते हैं। NH2, देन कार्बन, कार्बन, देन एक और कार्बन जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्लाइसिन है। और अगर एलेनाइन का स्ट्रक्चर में दोबारा बनाऊं तो फिर से NH2CH3, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से एक वाटर रिमूव होगा, सेम ऐसे यहाँ से एक वाटर रिमूव होगा। तो बनने वाला पेप्टाइड बॉन्ड या बनने वाला जो ट्राई पेप्टाइड है वो क्या फॉर्म होगा? NH2CH3, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH लग जाएगा, देन सी डबल बॉन्ड हो, NH, देन CH3, ये फॉर्म होगा। अब ये किस में है? अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहले एलेनाइन, फिर एलेनाइन, और बीच में ग्लाइसिन। इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है -H2O, नेम द डाइपेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। इन दोनों पेप्टाइड को लिंक करके जो डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ है इसका हमें नेम बताना है। तो हमें इन दोनों का पता होना चाहिए क्या क्या नेम है, उसके अकॉर्डिंगली हम नेम बता सकते हैं। तो ये ग्लाइसिन है जो कंबाइन कर रहा है एलेनाइन के साथ, तो ग्लाइसाइल एलेनाइन, ये इसका नेम हो जाएगा, ग्लाइसाइल एलेनाइन, ग्लाइसाइल एलेनाइन, ठीक है। ये ग्लाइसिन है एंड ये एलेनाइन है। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमें बताना है इनमें से कौन सा है? ग्लाइसिन, वेलाइन, एलेनाइन, ल्यूसीन। तो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। When protein are hydrolyzed by boiling with strong acid or alkalis, they are converted into, जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, बाय बॉइलिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बॉईल करते हैं, या फिर बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम बॉईल करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? प्रोटीन जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बने होते हैं, और अगर उनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो प्रोटीन को, तो वो अमीनो एसिड बना लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन इज AN। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम नहीं है। When the polypeptide chain run parallel are held together by hydrogen bond and disulfide bond, then fiber-like structure is formed. Such protein are generally insoluble in water. Name the type of protein which satisfy the above information. कह रहा है कि जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली रन कर रही हैं एक दूसरे से, और आपस में किस चीज से जुड़ी हुई है?
या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है आपस में। तो एक चीज और दी हुई है कि वो इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है वो? तो इसका आंसर होगा फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली रन करती हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। Which of the following is our example of denaturation of protein? Denaturation of protein इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो कोगुलेशन ऑफ वाइट एग, ठीक है, वाइट एग को कोगुलेट करना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। जो जिस प्रोटीन से एग बना होता है, जब हम उसको हीट कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो उसका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट से सोलिडिफाई हो जाता है। तो ये एक तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। उसके बाद कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को कर्ड करते हैं तो वो भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है जब हम उसकी कर्डलिंग करते हैं। उसके बाद क्लोटिंग ऑफ ब्लड, देन लास्ट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड जो है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ये होगा। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी या फिर टर्सरी प्रोटीन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी होगा तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो तो खुद ही प्राइमरी है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर ये होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमें बताने हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से कौन से हैं। तो लाइसिन दिया हुआ है, ट्राइप्टोफैन दिया हुआ है एंड फिनाइल एलिलिन दिया हुआ है। ये तीनों ही एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो नॉन एसेंशियल हमें बताना है जो कि नन ऑफ दीज, ठीक है, तीनों ही एसेंशियल है। जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं हो पाते वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन किस तरीके से स्टेबलाइज होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, वैन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से अरेंज होती है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं किस किस के बीच में? NH के बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में एंड इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है फिर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं। इन द गिवन रिएक्शन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद दिस माइनस H2O, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये। नेम द डाइपेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है कौन सा डाइपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है वो ग्लाइसिन है एंड दिस इज एलेनाइन। तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? ग्लाइसिल एलेनाइन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबलाइज होता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अभी हमने किया था। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा रहता है और स्टेबलाइज होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो रेफर करता है शेप को, किसकी? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को, की एग्जिस्ट करती है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है? तो फिर से सेम चीज, तो फिर से इसमें सेम चीज पूछी हुई है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है कि हमें बताना है कि शेप कौन डिसाइड करता है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी जो बैकबोन जो होती है वो रोटेट होती रहती है ताकि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाए। किस किस के बीच में? सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में एंड NH के बीच में, इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैकबोन की रेगुलर फोल्डिंग होती रहती है, ठीक है, ताकि क्या हो, पॉसिबल हो पाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो पाए, स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो पाए। और स्ट्रक्चर से ही हम क्या बता सकते हैं, उसकी शेप। तो ये सारा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. The sequence of amino acid is said to be, तो सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है अलग अलग प्रोटीन के अंदर, वो आपस में एक दूसरे से लिंक होती है इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में दी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो आपस में जुड़ी होती है प्रोटीन अमीनो एसिड का। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्रोसेस? इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेशन के बाद भी उसी तरीके से इंटैक्ट रहता है? तो ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, बस लैंग्वेज अलग है। क्या हमने अभी कुछ स्लाइड पहले पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचुरेशन के बाद भी सेम ही रहता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डीनेचुरेशन के बाद चेंज हो जाते हैं। तो कौन सा इंटैक्ट रहता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ये जो कोयल फॉर्म कर रखी थी, ये जब अनकोयल होने लगती है तो उसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, अनकोइलिंग ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन? इनमें से कौन सा एसिड जो है वो विटामिन है? तो विटामिन सी, जिसका एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन है, विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी इनमें से कोई भी विटामिन नहीं है। ये एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऐसे ही ये जो सैकरिक एसिड है ये अभी हमने देख लिया था। ठीक है, सैकरिक एसिड क्या होता है? दोनों ही तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ही आता है। उसके बाद ये एस्पार्टिक एसिड क्या है? एस्पार्टिक एसिड भी विटामिन का एग्जाम्पल नहीं है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन इस, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो आप एक चीज याद रख सकते हो कि फैट सोल्यूबल विटामिन कुछ ही होती है। फैट सोल्यूबल विटामिन आप याद रख सकते हो, बाकी बची हुई विटामिन सारी वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगी। तो के, ई, डी, ए, ये सारे विटामिन जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। इनके अलावा जो भी विटामिन बचती है वो सारे वाटर सोल्यूबल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? इनमें से बी ग्रुप की कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है? तो विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर ऐसी विटामिन है जो स्टोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होती। वाटर सोल्यूबल नहीं होती तो वाटर के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो सकती, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? मसल वीकनेस। ठीक है, स्कर्वी सी, बेरी बी, रिकेट्स डी, ये विटामिन ई की कमी से होती है मसल्स वीकनेस। मैच द विटामिन गिवन इन कॉलम 1 विद डेफिशिएंसी डिसीजेस। हमें इन विटामिन को इनके डिसीज के थ्रू अरेंज करना है।
विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोपिल्थिल्मा। ठीक है, ये होता है। विटामिन बी वन की वजह से क्या होता है, विटामिन बी वन की वजह से होती है बेरी बेरी डिसीजेस। विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से क्या होता है, ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी। विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया वन एंड डी। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। फोर, 2314, 2314 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर इनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता। तो डीएनए के अंदर 4 तरीके के बेस प्रेजेंट होते हैं, ए, टी, जी, सी। एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। तो ये जो यूरेसिल है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हमें कंसीडर करना है। आइडेंटिफाई वन एंड टू इन द अबव स्ट्रक्चर। वन और टू के बारे में हमें बताना है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, तो आप एक चीज याद रख सकते हो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में से कि जब फिफ्थ पोजीशन पर, ये जो फिफ्थ पोजीशन है इस पर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा जिसमें फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर दोनों ही बेस प्रेजेंट होते हैं तो हम इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम फिफ्थ पोजीशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिफ्थ पोजीशन पर जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड है एंड फर्स्ट वाला न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए के अंदर फिर से 4 तरीके के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, तो थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ भी थाइमिन है। ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए के अंदर इनमें से कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए का कौन से टाइप है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। तो ये ऑल ऑफ दिस ही करेक्ट आंसर होगा, सारे ही आरएनए के टाइप्स हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।